तो हम लोग यही कल पढ़े थे ना, ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बताओ जरा क्या होता है ये? पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। ठीक है, अब बाकी इसका तो उल्टा ही करना होता है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बताओ इसका। है ना, यही होता है। क्या क्या? साइन कॉसेक, जैसे भी याद करो, बस याद करो। नहीं, जरूरी तो नहीं है। और सीक्वेंस में हाँ ठीक है, पर सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हम पूछेंगे सेक थीटा तो एच बाई बी आना चाहिए बस। पहले कॉट या कॉसेक? पहले कॉसेक लिख दो। सीक्वेंस तो यही है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। कोई दिक्कत नहीं है, पहले कॉट लिखो। ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि सीक्वेंस पे थर्ड फोर्थ नंबर पूछेगा ही नहीं, फॉर्मूला पूछेगा ही नहीं। और जरूरी नहीं हम साइन के बाद मेरा मन कर रहा है कॉट लिखने का तो हम यहाँ पे कॉट लिखेंगे। कॉस को पता चल रहा है कि कॉस को हम यहाँ लिखे या फिर यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा कल का क्लास में, बस हम लोग इतना ही पढ़े थे। तो कल के क्लास में सिर्फ ये बताने के लिए पूरा कल का क्लास लग गया। ठीक है, जो कि अभी 2 मिनट में हम लोग देख लिए। ठीक, अब बात यह है कि पहले बुक दो हमको। बुक लाई हो? तो अभी हम लोग क्या करने वाले कि अब हम लोग कुछ कुछ रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आपस में कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से कह लो, फॉर्मूला बोलना है बोल लो, रिलेशन बोलना है बोल लो, जो कुछ भी बोलना है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है कि हम दो चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दो चीजों को कनेक्ट करेंगे और वो जो होगा बीच में इक्वल का साइन, एक तरीके का इक्वेशन होगा, तो वो रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2y लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे ना कि x जो है वो y का 2 टाइम्स है। x इज 2 टाइम्स ऑफ y, है ना। तो यहां पे बोलेंगे कि x और y आपस में रिलेटेड है। y इज हाफ ऑफ x, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का हाफ करने पे y मिल रहा है ना, क्योंकि अगर हम 2 को इधर लेकर के आ जाए तो हमको y मिलेगा। तो y कैसे मिल रहा है? x को आधा करने पे, x को हाफ करने पे। सो y इज हाफ ऑफ x। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x इक्वल्स टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y कितना है? आधा है किसका? x का, हाफ ऑफ x। सो वी आर कनेक्टिंग x एंड y विथ सम रूल। ठीक है, और वो रूल ये है कि y इज ऑलवेज हाफ ऑफ x। तो ये रिलेशन कहलाता है बिटवीन x एंड y। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू कनेक्ट these trigonometrical ratios, but how? They will be related to each other by reciprocal. ठीक है,
अब देखो, जैसे कि हम लोग कल देखे थे कि साइन थीटा जो होता है वो p बाय एच होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो h बाई पी होता है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग को तो देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो देखो तो जरा, अगर हम ये बोले कि इसमें इसका क्या करते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, इधर भी स्क्वायर लगेगा, बोलेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ हमको रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा, हाँ या ना? और p बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h बाई पी। बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आगे देखो, अभी h बाई पी है यहाँ पे, और h बाई पी का फॉर्मूला जो वैल्यू होता है वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इन प्लेस ऑफ h बाई पी वी कैन राइट कॉसेक थीटा, यस और नो? तो इधर 1 अपॉन साइन थीटा को रहने देते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन प्लेस ऑफ h बाई पी विल राइट कॉसेक थीटा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सो अब यहाँ पे बीच में एक इक्वल का साइन आ चुका है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन और कॉसेक है एलएचएस आरएचएस में, तो नाउ दे आर कनेक्टेड। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में। हमको स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि साइन थीटा का कनेक्शन कॉसेक से बनेगा, वो तो लॉजिकली हम लोग देख रहे हैं ना, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं कॉसेक थीटा, वो हमको लिखना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस h बाई पी। तो हम देखें कि अच्छा साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ बनता है। अब अगर हम यहाँ पे साइन थीटा जो डिनोमिनेटर में उधर ले जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 1 बचेगा, और वहां पे ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, एक ही बात है, क्योंकि इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूट कर रहा है, और कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई होता है। मतलब कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम प्लेसेस चेंज कर दे 2 और 3 का, है ना? तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, या फिर हम पहले साइन थीटा लिखे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि साइन थीटा को यहाँ रहने दो, कॉसेक थीटा को इधर लेकर के आओ तो जरा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ साइन थीटा बचेगा। तो मेरा पूरा स्ट्रांगली फोकस इस दोनों पे है। क्या ये साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है? क्या ये कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है? तो ऐसे कह सकते हैं ना, कि साइन थीटा को जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, रेसिप्रोकल कर दिए तो ये कॉसेक थीटा बन जाता है। आ रहा बात समझ में? तो हम ये कहेंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ बनता है? कॉसेक थीटा के साथ बनता है। और वो रिलेशन कैसा होता है? वो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और कह के, या तो आप ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा कर ले तो ये साइन थीटा हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर हम करें तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? जरा सा भी नहीं ना? समझ आ रहा है सब कुछ कि कैसे कैसे कौन सा चीज क्या हो रहा है? बोलो। अब आगे देखो जरा, कॉस थीटा का, अब हम लोग साइन का देख लिए, अब सेकंड नंबर में कॉस था। कॉस थीटा का रिलेशन आखिर किसके साथ बनेगा हमको पता नहीं है, तो हम देखते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू होता था b बाई एच, होता था कि नहीं? रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये 1 बाई कॉस थीटा बनेगा, और ये b बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h बाई b। अब h बाई b याद करो किसका होता है? सेक का होता है। तो h बाई ये 1 अपॉन कॉस थीटा तो रहेगा,
लेकिन इन प्लेस ऑफ एच बाई बी वी कैन राइट सेक थीटा, तो हमको देखने को मिल गया। अच्छा ये होता है। और फिर कॉस थीटा को यहाँ और सेक थीटा को यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये आपस में रिसिप्रोकल का रिलेशन बनाता है। तो ये फर्स्ट तो हम लोग देख लिए। सेकंड ये वाला हो जाएगा कि कॉस थीटा का रिसिप्रोकल रिलेशन जो है वो सेक के साथ बनता है, सेक थीटा के साथ बनता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे ही हम कॉस थीटा का रिसिप्रोकल करते हैं, 1 बाय कॉस थीटा करते हैं, तो हमें सेक थीटा मिलता है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो या तो ये कि सेक थीटा यहाँ कॉस थीटा यहाँ, तो सेक थीटा का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल करो सेक मिलेगा, सेक का रेसिप्रोकल करो कॉस मिलेगा। वहीं पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज कॉस थीटा को हम इधर ले आएंगे तो सेक थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनटू 1 मिलेगा। तो हम उसी चीज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो हमें ये तो याद रखना ही है, ये भी याद रखना है कि किन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता है ना। कहाँ हम कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि सेक थीटा को कन्वर्ट करना, तो इन प्लेस ऑफ सेक थीटा वी कैन राइट 1 बाय कॉस थीटा, है ना। ये सारा चीज यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और बच रहा है लास्ट, तो देख लो तो जरा कौन कौन सा रेसिप्रोकल किसके किसके साथ बन चुका है। तो कौन कौन बच गया, साइन कॉसेक हो गया, कॉस और सेक, तो टैन और कॉट बच रहा है, तो उन्हीं दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन एक बच रहा है, तो वही हो जाएगा थर्ड नंबर में कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ बनेगा, कॉट थीटा के साथ बनेगा। किस तरीके से बनेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि टैन थीटा का वैल्यू होता क्या है। टैन थीटा का वैल्यू जो होता है वो P बाय B होता है। यहां लिखेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड, क्या इधर नहीं लिखे पर यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सोचे कि लिख देते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय टैन थीटा हो जाएगा, 1 बाय टैन थीटा हो जाएगा। और P बाय B है तो इसका B बाय P हो जाएगा। रेसिप्रोकल का तो यही मीनिंग होता है। सो यहाँ पे 1 अपॉन टैन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये B बाय P तो किसी और का वैल्यू था, किसका, कॉट थीटा। याद कर लो कि cot थीटा का वैल्यू b by p होता है, तो इन प्लेस ऑफ b by p वी कैन राइट cot थीटा, इन प्लेस ऑफ cot थीटा वी कैन राइट b by p। ठीक है, तो अब रेसिप्रोकल रिलेशन आ चुका है एक्चुअली में। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम tan को इधर cot को इधर कर दे तो cot थीटा नीचे आ जाएगा, मतलब cot थीटा का रेसिप्रोकल करने पे, cot थीटा का रेसिप्रोकल करने पे हमें tan थीटा मिलता है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल करने पे cot थीटा मिलता है। ये बात समझ में आया। और वहीं पे अगर दोनों को एक ही तरफ कर दें हम, दोनों को एक ही तरफ, दैट इज tan थीटा यहाँ पे cot थीटा को इधर ले जाए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा विल बी इक्वल टू 1। क्या समझ में आ रहा है ये बात, बोलो बोलो, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा 3 रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलो कॉपी करो जल्दी से। बुक रख लो तुम बैग में। चमक रहा है क्या बोर्ड,
हो गया। देखो इधर पावर ऑफ टी रेसिस क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। सिंपली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बस वही समझेंगे, पावर एक्सपोनेंट, है ना। तो जैसे मान लो कि लिखा हुआ है साइन एंड यहाँ पे थीटा, और ये थीटा एक्यूट एंगल का बात चल रहा है अभी फिलहाल, है ना, साइन थीटा। क्या इसका क्या मतलब है, साइन और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, ये कंप्लीट कंपोनेंट है ना। ऐसा नहीं कि साइन अलग है थीटा अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक ही चीज है, ये साइन थीटा कंप्लीट चीज है ये। अगर थीटा नहीं हुआ तो ये एस आई एन का कोई मतलब नहीं होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे फिलहाल पावर ऑफ टी रेशियो, तो ये टी रेशियो है, इसका हमको यहाँ पे पावर करना है। तो कितना पावर करे, कुछ भी कर सकते, लेट्स से एम, एम इज अ पावर, एक्सपोनेंट है ये। अब जैसे हम लोग जानते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे x का पावर यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ तो ये x क्यूब बन जाता है, ब्रैकेट हट गया। लेकिन यहाँ पे जब ब्रैकेट हटता है तो वो पावर एक्चुअली में कैसे आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे a इंटू बी करते हैं और पावर मान लो कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे a पे भी स्क्वायर आता है इंटू बी पे भी स्क्वायर आता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या ऐसे होगा, क्या साइन पे पावर m और थीटा पे भी पावर m, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि इसका मतलब अगर हम ऐसे कर रहे हैं, दोनों पे पावर दे रहे हैं, तो हम ये जता रहे हैं कि साइन अलग चीज है थीटा अलग चीज है इसके जैसा। जबकि यहाँ पे ए और बी अलग अलग है, पर यहाँ साइन थीटा अलग अलग नहीं है, तो ऐसे करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, तो अब आगे अगर कोई ये सोचता है कि हम साइन और ऐसे करके थीटा पे स्क्वायर लगाएंगे सिर्फ, तो ये भी पूरा का पूरा गलत है। अच्छा, तो फिर फाइनली होता क्या है, फिर क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा साइन पे आएगा, ये पावर साइन पे ये जो पावर होगा यहाँ पे m आएगा और ये थीटा साथ में ऐसे रहेगा, थीटा थीटा रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं करना है, ये पावर साइन पे आएगा। अगर ब्रैकेट लगाना है तो फिर ये होल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर पावर यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पे ये पावर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आता है, पावर ऑफ टी रेशियो। तो टी रेशियो साइन पे पावर आएगा, एंगल पे नहीं। आया बात समझ में? बोलो बोलो। जैसे कि देख लो यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे बात करें कि साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है और इसका जो पावर है वो है मान लेते हैं 2, ठीक। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आया बात समझ में? और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री 2 बार रिपीट कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर है बात कि पावर ऑफ टी रेशियो करना कैसे है, ये दोनों गलत है अगर ऐसे करते हैं तो, ठीक है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी सारे में भी अगर वैसे ही करेंगे हम लोग, अगर कॉस जैसे और है एग्जांपल है, अगर मान लो यहाँ पे कॉस थीटा का पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कॉस पे आएगा ये पावर 3 और थीटा तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, ठीक है, चलो कॉपी करो। तो मीनिंग ऑफ पावर ऑफ टी रेशियोस था ये।
गया। नेक्स्ट टॉपिक दो, कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन, कोसेंट रिलेशन। कोसेंट का नाम सुनते ही क्या मन में आता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है क्या कि 5 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहा है। इसका सेम मीनिंग, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, और ये भी एक ही बात लिखा हुआ है कि 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सबका एक ही मतलब है। तो यहाँ पे 5 4 या 20 आ जाएगा, बोलो बोलो, और ये पूरा का पूरा खत्म। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे कोसेंट कितना आया? कोसेंट 4 आया है। तो यहाँ पे 20/5 का मतलब यहाँ पे 4, यही मीनिंग है क्या? तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे? इस 4 को हम कोसेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर आरएचएस को कोसेंट बोल रहे हैं और बीच में इक्वल का साइन है, ये दोनों सेम सेम वैल्यू हो गया है, अगर इसको हम कोसेंट बोले तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी तो कोसेंट ही बोलेंगे, बोलो। आया बात समझ में? फ्रैक्शन है पर अल्टीमेटली उसको कोसेंट बोलेंगे कि नहीं? इस फॉर्मेट में ये अल्टीमेटली ये एक रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को कोसेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक? तो ये भी कोसेंट ही एक तरीके से। कोसेंट का मतलब होता है वो फ्रैक्शन दिखाई देगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है? आया बात समझ में? तो यहां पे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो आएगा वो बिल्कुल इसके जैसा आएगा, ऊपर नीचे, ठीक है? अब जरा देखो, पहला हम यहां पे बोलेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को, ऐसे मतलब साइन थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि 20 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आंसर आ रहा है, वो तो पता चल गया। यहाँ पे क्या आंसर आएगा हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक खाली बॉक्स छोड़ देते हैं, फिल करेंगे कि आखिर क्या आ रहा है साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो p/h होता है क्या? ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा है और कॉस थीटा का वैल्यू v/h होता है क्या? तो देखो ये रूल तो पता ही होगा कि जब भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहता है p/h, नीचे वाला b/h मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसका रेसिप्रोकल h/b, हाँ या ना? तो क्या ये h कैंसिल हो गया? और वैसे भी यहां पे सीखो पहले एक बात कि नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। अगर कट रहा है तो, अगर कट रहा है तो क्या हम यहीं पे हमको नहीं काट देना चाहिए था? नीचे h था, नीचे h तक काट देते तो हमको ये एक स्टेप करना नहीं पड़ता। तो ऊपर में यहाँ पे p बच रहा है और नीचे 1 बच रहा है, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो अल्टीमेटली दिस इज p, और नीचे में b और इसके नीचे 1 है क्योंकि कट चुका तो 1 है। तो कोई भी जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 लिखने का कोई सेंस बनता है क्या? 5/1, ऐसा तो कोई सेंस नहीं है। उसी तरीके से ये p/1 है और ये b/1 है, तो कोई मतलब बनता नहीं। अल्टीमेटली ये p है यहाँ और यहाँ पे b है, तो क्या डायरेक्टली आंसर हम p/b नहीं लिख सकते? यहाँ पे p/b हम लिख देते हैं, यहाँ पे p/b, और p/b किसका वैल्यू तब बताओ? तो इन प्लेस ऑफ p/b डेफिनेटली वी कैन राइट tan थीटा, यस और नो। तो इसका वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट किए तो क्या पता चला? तो यहां हम tan थीटा नहीं लिखेंगे, तो कोसेंट कितना है? tan थीटा। तो एक तरीके से ये कोसेंट रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोसेंट रिलेशन, कि साइन अपॉन कॉस tan होता है। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो दूसरा, इसी का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा। अब एलएचएस में रेसिप्रोकल किया गया है तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल बताओ, 1/, और आज का सबसे पहला टॉपिक था रेसिप्रोकल रिलेशन। तो 1/tan थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहां पे कॉस थीटा तो रह जाएगा
LHS में कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1/tan का मतलब होता है कॉट थीटा। तो 1/tan की जगह पे हम कॉट थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन आया ना दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यही दोनों कोसेंट रिलेशन होता है। बस समझ में आया? साइन बाई कॉस टैन होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है। लिखो। नहीं, बस यही होता है, बस कोसेंट में यही दोनों होता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो। स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, है ना? ओके, तो द वेरी फर्स्ट वन इज तीन स्क्वायर रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तीन क्या होता है? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा equal to 1. This is square relation. Why? Because you can see here that in trigonometrical ratio sine and cos there is square, है ना? तो स्क्वायर करके हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को कनेक्ट कर रहे हैं। बस यही है स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, इसका प्रूफ भी है पर प्रूफ हमें पढ़ना नहीं है। एक तरीके से ये बस सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दो, दोनों को सम करने पे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम कंफर्म हो जाओगे कि हाँ सही है ये चीज। ठीक है, बाकी ये रिलेशन कैसे आया, डेरिवेशन, तो उसका प्रूफ है। एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, यूनिट सर्कल कहने का मतलब है कि हम लोग रेडियस यहाँ पे 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। ठीक है, ये कहीं पे भी अगर हम लोग एक ऐसा पॉइंट ले, तो ये जो प्रूफ है ना, अभी प्रूफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 11 में जाओगे तो अच्छे से प्रूफ को बताया जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो हम लोग फिर कहीं से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना? कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पे r cos थीटा, r sin थीटा आता है। फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो वो प्रूफ इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो जो स्क्वायर रिलेशन बताया जा रहा है बस उसको लर्न, दैट इज मेमोराइज करना है, रट्टा मारना है अभी फिलहाल। ठीक है, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है।
अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, इसी को थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करेंगे कि इससे कुछ और भी मतलब निकाला जा सकता है फॉर्मूला की नहीं, तो हम बोलेंगे ऑफ कोर्स निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं ना, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को, अच्छा तो कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, दो ही साइड होता है, एक एलएचएस आरएचएस, अगर एलएचएस में नहीं है तो आरएचएस में जाएगा, तो हम उस कॉस स्क्वायर को उधर कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर है इसलिए ये माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा उधर जाने पे, तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है ये। सो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी हैव टू राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समटाइम्स जरूरत पड़ेगा तब, नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे, है ना। ओके अच्छा, अभी और कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा का बात करेंगे तो ये स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट करेगा, तो स्क्वायर शिफ्ट करेगा तो ये रूट बनाएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? तो ये देखो हम लोग यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मेन स्क्वायर रिलेशन है, उस मेन स्क्वायर रिलेशन से हम लोग एक दो और भी फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट किए हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ओके उसी तरीके से साइन के लिए जिस तरीके से हम लोग सोचे, क्या वैसे ही कॉस के लिए सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा आरएचएस में गया होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब वैसे ही स्क्वायर को अगर उस तरफ शिफ्ट करते तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा बचेगा एंड इट विल बी अंडर रूट, है ना, क्योंकि स्क्वायर उधर रूट बनाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे चाहे तो ये क्या अंदर में कुछ दिखाई दे रहा है कुछ स्पेशल चीज, ये 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 पे क्यूब लगा सकते हैं, 1 का पावर 4 दे सकते हैं, 1 का पावर जो पावर मेरे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जानबूझ के 2 लगाएंगे ताकि ये एक फॉर्मूला में फिट बैठ सके, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर और ये साइन थीटा इज एक्टिंग एज b, तो b का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये सब पूरा नजर खोल करके रखना है ना, कि कौन सा चीज को हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पूरा ट्विस्ट सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो बाहर निकलता है जब अंदर में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। यहाँ पे माइनस है ना, प्लस है ना, तो नहीं निकलेगा इस तरीके से बाहर। जब कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर सारा जो चीज लिखा रहेगा वो एज अ फैक्टराइजेशन लिखा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है ये 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे प्लस माइनस कुछ है? यहाँ तो फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज डबल आ गया उसके बदले में एक बाहर निकलता है, तो 2 का पावर 2 दैट इज जो 2 है वो 2 टाइम्स है, उसके बदले में एक बार बाहर आ जाएगा। बेचारा 3 का पेयर नहीं है, वो उसका डबल नहीं है, इसीलिए वो अंदर ही रहेगा 2√3। तो ये निकल पाया क्योंकि सारे चीज जो थे, सारे मल्टीप्लिकेंट्स बोलते हैं इन सभी को, तो जितने भी मल्टीप्लिकेंट्स थे या फिर जितने भी टर्म्स दिखाई दे रहा है, ऐसे तो टर्म्स नहीं बोलेंगे, यहाँ सिंगल टर्म है, तो सब कुछ यहाँ पे अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो फिर बाहर नहीं निकाल सकते। आ रहा है बात समझ में? अच्छा ये हो सकता है, देखिए जैसे कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, ये क्या यहाँ पे कुछ बाहर निकल सकता है? फिर ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ माइनस है तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा। एक्चुअली में देखो कि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का बात किए थे। क्या चीज का बात किए थे? फैक्टराइजेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? जब किसी भी चीज को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या यही मतलब होता है क्या? किसी भी चीज को प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको एक 2 फैक्टर्स दिखाई देगा इसके अंदर, इस रूट के अंदर 2 फैक्टर्स, 2 चीजों को प्रोडक्ट में लिखा गया है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये वाला, और दूसरा वाला जो है
वो ये है, दैट इज x प्लस वाई माइनस ऑफ a प्लस बी। तो यहां पे हम इस चीज को जब देखेंगे ना, तो हमें सिर्फ अंदर से कोई मतलब लेना देना है नहीं। हम देखेंगे क्या यहाँ फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो पता चल रहा है कि दो फैक्टर्स है यहाँ पे, एक तो ये और एक तो ये। क्या इन दोनों के बीच में प्लस माइनस है क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तब जाकर के हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर। कौन बाहर आएगा? इसका तो पावर 2 नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो एज इट इज अंदर ही रहेगा। a प्लस बी का तो डबल है ना, तो वो बाहर निकलेगा बाहर में a प्लस बी एक बार, और यहां पे रूट देंगे और अंदर में कौन रह जाएगा? ये वाला पूरा ब्रैकेट रह जाएगा, दैट इज x प्लस वाई माइनस ऑफ a प्लस बी। अब बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं दिए? स्क्वायर ब्रैकेट देने का अब जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ है? तो यहां पे क्या लगता है, साइन का पावर 2 डबल है, तो ये बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में नहीं है। आ रहा है बात समझ में? फैक्टर्स नहीं है ये सारा। जैसे 1 साइन का फैक्टर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो आराम से निकाल सकते थे बाहर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये पहला स्क्वायर रिलेशन था। स्क्वायर रिलेशन मेनली ये वाला मेन फॉर्मूला है, इसके हेल्प से ही बस ये हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए, अलग अलग तरीके से देख पाए कि क्या क्या किया जा सकता है। आया बात समझ में? बोलो बोलो। तो मेन तो ये याद रखना ही रखना है, ये वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिखो। अभी और भी है, दो और है, पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। 3 है। तुम लिख ली श्रुति? देखो, हो गया। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। मेन एक ये रिलेशन है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहां से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, इसलिए इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। बाकी देखो क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो tan स्क्वायर थीटा एक्सट्रैक्ट करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर tan थीटा क्या लिख सकते हैं? सिर्फ tan थीटा ये लिखा जा सकता है। कोई कोई बोलेगा कि tan थीटा को हम ये नहीं लिखेंगे, tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। जरूरत पड़ेगा आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर tan थीटा के प्लेस पे इसको लिखे या उसको लिखे, क्या लिखना चाहिए हमको। तो वो कैसे समझ आएगा? वो एक विजन बनाना पड़ता है। और विजन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, लोगों को तो नहीं दिख रहा है पर हमको दिख रहा है, तो वो दिखना चाहिए कि क्या यूज करे, है ना, बहुत दूर तक दिखना चाहिए। चेस प्लेयर्स होते हैं ना, चेस खेलते हैं इंडिया लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो वो जो चेस पता है ना गेम, तो पता होने का मतलब है यू नो हाउ टू प्ले। ठीक है, फिर तो उसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं, हमको तो लगता है जब हम चेस खेलते हैं तो हम एक दो ही मतलब सोच पाते हैं कि एक दो क्या बोलते हैं उसको कि कैसे चलना चाहिए, अलग अलग जो चाल बोलते हैं उसको कि कैसे चला जा सकता है, तो हम एक दो ही डिफरेंट सोच पाते हैं। लेकिन जो अच्छे खासे प्लेयर होते हैं वो कम से कम 10-15 सोच लेते हैं कि हम क्या क्या चल सकते हैं। तो वो विजन सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है, बाकी लोग को नहीं दिखाई दे रहा है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में भी वैसा ही है कुछ कि tan थीटा के प्लेस के हम क्या लिखे, इसको लिखे या उसको लिखे। इसको लिखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इधर ये वाला गोटी चलेंगे, घोड़ा को दौड़ा देंगे, तो क्या हम उसके एक क्या डिफीट कर सकते हैं, या फिर हम इधर वाला प्लेयर को चलेंगे तो क्या इससे बेनिफिट होगा, या तो खुद ही मर जाएंगे हम, मेरा गोटी मर जाएगा। तो क्या इसको लिखेंगे तो क्या मेरा प्रूफ गलत हो सकता है, चांसेस है। क्या इसको लिखेंगे तो क्या गलत हो सकता है, इसको लिखने से गलत हो सकता है क्या, या फिर किसको लिखने से सही हो सकता है, कौन सा गोटी को चले जो कि उसको क्वीन को हम ये कर सकते हैं, चेक एंड मेट कर सकते हैं, दैट इज हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो वो विजन बनाना पड़ेगा, और वो विजन कैसे बनता है, खूब ज्यादा सोचने से, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करने से, खूब ज्यादा पहले ही फाइनल मैच फाइनल गेम खेलने से पहले हमें बहुत सारे रिहर्सल गेम खेलना पड़ता है चेस में, ताकि हम सीख सके चीजों को। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीखने के लिए कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस और उसके प्लेस में हम कौन से चीज को यूज कर सके। ये मेरा बात जो हम समझाए अभी, वो बात समझ में आया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि कुछ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उधर सेक स्क्वायर थीटा उधर पहले से बैठा हुआ है, वेट ही कर रहा है tan स्क्वायर थीटा का, और वो प्लस tan स्क्वायर थीटा गया भी माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इधर LHS में बच क्या गया, सिर्फ वन बचा ना। तो ये भी एक रिलेशन है यहाँ पे, आ रहा है बात समझ में। तो एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, एक तो ये भी हुआ। इधर भी इसी तरीके से टिक कर सकते हो कि 1 2 3 4 फॉर्मूला हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं, वैसे यहाँ पे 1 2 3 एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकंड, और चलो थर्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है ना। ये अब यहाँ से क्या क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो सोचना होगा। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ एक्सट्रैक्ट किए वैसे यहाँ पे कर सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 बनेगा। अब ये रूट वाला भी अपने मन से कर सकते हो। बाकी कॉट स्क्वायर थीटा को अगर सिर्फ उधर कर दे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, जस्ट लाइक दिस, ये वाला। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो वेट ही कर रहा है किसका, इस कॉट का। तो प्लस कॉट उधर गया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो ये हमारे पास 2 और एक्सट्रैक्ट होकर के आया फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ गया। तो मेनली तो ये जो बॉक्स में हम बंद किए क्लोज किए उसको तो वो तो याद होना ही चाहिए, बाकी सब भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो कॉपी करो। हो गया। तो एक बार रिकैप करो तो देखो, तो आज के क्लास वाला जितना भी फॉर्मूला रिलेशन जो कुछ भी बताएं, देखो तो जरा सबको एक अच्छे से नजर से देखो।
हो गया? हुआ? हाँ, चलो वो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे कैसे, अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज कर पा रहे हैं। ठीक है, इतने जो पढ़ लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिए, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला रिलेशन सब कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 8/17, साइन ए इक्वल्स टू 8/17, फाइंड अदर टी रेशियोज। अदर का मतलब बाकी 5, अदर का मतलब बाकी 5। ठीक है, वो सारे जो बच गए हैं 5 टी रेशियोज, उनका वैल्यूज भी ढूंढ करके निकालना है। और वहां उन पांचों तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज गिवन है, एक क्लू है मेरे पास, साइन ए इक्वल्स टू 8/17, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस साइन ए वी हैव टू गो टू कॉस टैन, है ना, कॉस एक्स कॉट के पास, सबके पास जाना पड़ेगा, उनका वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, ये टी रेशियोज, दैट इज ये रेशियोज है। अब इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एंगल ए। ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो क्या ये होना चाहिए कि, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि टी रेशियो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। तो कंफर्म बात है कि इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा हमको। तो ये है उसका राइट एंगल ट्रायंगल। और चूंकि यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में ये जो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया गया है, वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। और जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ एंगल ए ले, वैसे यहाँ भी लिया जा सकता है। यहाँ लेने से बेनिफिट होगा कि जो हम लोग बचपन से सोचते आ रहे हैं, जिसको परपेंडिकुलर मानते आ रहे हैं, वही परपेंडिकुलर बना रहे, उसके लिए एंगल यहाँ पे ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए ए को, तो फिर ये बेस बन जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो कि हम एक यूजुअल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम तो इसको परपेंडिकुलर मानते आए थे। तो उसी को परपेंडिकुलर बना रहे, वही बना रहे, उसके लिए एंगल यहां लेना पड़ेगा, है कि नहीं? लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ए। नाउ अब यहां पे बी सी लिख दो और क्या, ठीक है। सो यहां पे साइन ए डिफाइन किया गया है, तो यहां लिखेंगे हेयर साइन ए इक्वल्स टू 8/17। तो इसका मतलब क्या होता है? साइन ए का जो वैल्यू होता है, क्या वो p/h भी होता है क्या? p/h भी होता है क्या? हाँ, तो LHS LHS इक्वल तो RHS RHS भी इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये मिलेगा कि अच्छा p/h का जो वैल्यू है ना, वो 8/17 है। क्या ये होगा क्या? हाँ या ना? अब सीधा सीधा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 17 सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? गलत, नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि समझो इस बात को, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में है क्या? ये है P/H इक्वल टू 8/17।
और कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दिया रहता है तो इसका कभी भी मतलब नहीं होता है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और 8 मीटर दैट इज 8 यूनिट है, कभी नहीं। रेशियो वाला जो दिया रहता है वो वैल्यू होता ही नहीं है, वो वैल्यू तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। ये इसी रेशियो के हेल्प से हम वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। अगर कोई ये बोलेगा कि ये अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 यूनिट है, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर और 8 मीटर जो भी बोलना है 8 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसके लिए एक एग्जांपल समझो। पहले अगर मान लो कि किसी के पास 100 रुपया है और ये 2 लोगों को बांट देना चाहता है। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं और ये 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इन दोनों में। इन दोनों का नाम है, इसका नाम है P, इसका नाम है H, ठीक है। तो ये इसको P को मिल गया 25 रुपया, P को मिल गया 25 रुपया और H को मिल गया कितना मिलेगा, 75 रुपया मिलेगा। बट ये वो 100 रुपया दोनों में। हम बोलेंगे कि यार इस P को और H को कितना कितना हिस्सा मिला। देखो यहाँ पे उस वर्ड पे गौर करना, हिस्सा बोल रहे हैं हम, शेयर बोल रहे हैं हम, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल रहे हैं कि कितना मिला P को, कितना मिला H को। हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि आखिर कितना कितना शेयर में डिवाइड हुआ पैसा, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 25 को अगर कभी भी अगर ये जानना है, इफ यू रियली वांट टू नो दैट कितना कितना शेयर मिला, कितना कितना शेयर मिला, और किसके किसके बीच में जानना चाहते हो, P और H का शेयर जानना चाहते हो, तो उन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, उन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो हमें शेयर बताता है, रेशियो हमें शेयर बताता है। तो P को कितना मिला 25, H को कितना मिला 75, 25 के टेबल से कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितना कितना मारो 25 1 25, 25 3 जा, तो यहाँ 1:3 आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P/H = 1:3। तो हम बोलेंगे ना कि टोटल कितना हिस्सा था, तो ऐड करना पड़ेगा 1 + 3, बोलेंगे 4 हिस्सा था, टोटल 4 शेयर था, 4 में से P को 1 हिस्सा मिला, 4 हिस्सा में से H को 3 हिस्सा मिला, 3 शेयर्स मिले। ये मीनिंग होता है, ये मतलब होता है। आ रहा है बात समझ में? तो वैसे तो अगर हम देखें तो कोई भी बोल देगा कि नहीं P का वैल्यू 1 मीटर है, P के पास 1 रुपया है, H के पास 3 रुपये, जो कि गलत है क्योंकि एक्चुअल में P के पास तो 25 रुपया है। एक्चुअल अमाउंट तो ये है। क्या ये एक्चुअल अमाउंट को बताता है या फिर ये शेयर को बताता है? तो ये क्या है, ये क्या शेयर है या फिर एक्चुअल वैल्यू है साइड का? This is not actual value of side. You cannot say that this is the perpendicular. The value of perpendicular is 8 meter or 8 centimeter, whatever. You cannot say. क्योंकि ये रेशियो है and ratio represents shares. That's it. आ रहा बात समझ में? Okay. अब आगे देखो, इसको भी हटा ही देते हैं। तो अगर एक्चुअल अमाउंट जानना है, एक्चुअल अमाउंट जानना है, अच्छा थोड़ा वहीं पे हमको करना चाहिए था। 100 रुपया बटा था ना 25 और 75 में, ये P का हिस्सा था, ये H का, तो P/H का हिस्सा जो आया था वो 1:3 आया था। अब मान लो कि हमको पता ही नहीं, लेट अस कंसीडर दैट वी डोंट नो कि कितना कितना अमाउंट मिला है उस P को और उस H को कितना कितना अमाउंट मिला है। अगर जानना है कि कितना अमाउंट मिला है विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो, तो जान सकते हैं। उसके लिए कंसीडर ये करना होगा कि लेट अमाउंट या फिर शेयर ऑफ P को कितना हिस्सा मिला है। तो P के बदले में यहाँ 1 है और H के बदले में यहाँ 3 है, तो 1 के साथ कोई वेरिएबल कंसीडर करना होगा 1 के, और यू कैन से 1x, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हटा देते हैं। वहीं पे शेयर ऑफ, ये हम लोग खुद से कंसीडर कर रहे हैं, शेयर ऑफ H का शेयर कितना है, H किसको रिप्रेजेंट, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H को, तो H के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × x। ये अपने से कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा। इस तरीके से एक्चुअल अमाउंट पता चलता है। ये रेशियो था, ये एक्चुअल अमाउंट है। अगर ये जो भी इंसान 100 रुपया अपना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा P को और H को,
वो ये दोनों अमाउंट है, ये x है और ये 3x, यही अमाउंट शेयर किया है वो। वापस बोलेगा नहीं तुम लोग अपना अपना अमाउंट जो हम तुमको दिए थे मेरे को वापस कर दो। वापस करने का मतलब कि जैसे ही वो x और इस 3x को वापस लेगा, कलेक्ट कर लेगा, वापस ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा उसके पास, वापस से 100 रुपये नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सो x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होता है 4x एंड दिस इज 100। सो x का वैल्यू कितना आया, 4 जाएगा डिवाइड में, 100 को डिवाइड करें 4 से तो मिलेगा 25। सो इफ द वैल्यू ऑफ x इज 25 देन द शेयर ऑफ p इज x मींस 25 and the value of x is 25, so the share of h will be 3x, that is 3 into x and x means 25, so it will 25 3 is 75। तो वापस से क्या एक्चुअल अमाउंट नहीं पता चल गया, हमको तो नहीं पता था एक्चुअल अमाउंट स्टार्टिंग में, हमको तो सिर्फ रेशियो पता था। सो विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी कैन रीच टू द एग्जैक्ट अमाउंट जो कि उनके पास था। तो साइड का एग्जैक्ट लेंथ कितना है वो जानने के लिए यहां पे लेट नहीं करना पड़ेगा कि P इज इक्वल्स टू 8x एंड H इक्वल्स टू 17x, हाँ या ना, करना पड़ेगा। अब हमें पता चल चुका है एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट ये x और 3x ही था, x और 3x ही था एग्जैक्ट। आगे बात समझ में, चलो तो अब हमको ये बताओ कि P का वैल्यू, अब ये एग्जैक्ट है, ये शेयर वेयर नहीं है, अब ये एग्जैक्ट है, 8x आ गया ना, तो इन प्लेस ये दिस इज एंगल, ये हमारा एंगल है यहाँ पे साइन के साथ a है, तो a वो थीटा है एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन यहाँ थीटा नहीं लिखा, वो a लिखा है, तो हम लोग थीटा अपने मन से नहीं लिखेंगे अभी फिलहाल, a को a ही रहने दो, यहाँ a लिखा ही हुआ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बनेगा, और क्योंकि 90 डिग्री होता है उसके सामने यहाँ पे हाइपोटेनस होता है, हाँ या ना। तो P का वैल्यू कितना आया, तो P इज इक्वल्स टू 8x लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 8x लिख सकते हैं, और B का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं, H का वैल्यू मालूम है, हाँ 17x है ये, तो H का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 17x लिखेंगे, बोलो बोलो हाँ या ना। पाइथागोरस क्या बोलता है कि तुम हमको दो तो साइड दे दो, हम तुमको तीसरा निकाल के दे देंगे, तो चलो ठीक है उसका यूज करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है P का स्क्वायर करो, B का स्क्वायर करो, मिल जाएगा H का स्क्वायर। वैसे फिलहाल हमको B जानना है तो B को ही अकेला करेंगे, LHS में सिर्फ B का स्क्वायर होगा, ये P स्क्वायर को उधर जाना पड़ेगा क्योंकि हमको B का चाहिए वैल्यू, तो P स्क्वायर उधर जाएगा, तो इट विल बी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, बोलो बोलो। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो B का स्क्वायर हो जाएगा H का स्क्वायर, और H का मतलब कितना है 17x, तो 17x का स्क्वायर होगा क्या ये, माइनस P का स्क्वायर, और P मतलब 8x, तो P का स्क्वायर मतलब 8x का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, अब आगे 17x का स्क्वायर और 8x का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वैल्यू याद होना 289 होता है ना। नहीं तो अगर जैसे कभी कभी होगा ऐसा सिचुएशन कि हमको स्क्वायर मालूम ही नहीं है, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, तो उसमें ब्रेक कर दो ना, 17x प्लस 8x, एक तो ये होता है और दूसरा होता है 17x माइनस 8x। इन अगर वो केस है जब स्क्वायर मालूम नहीं हो, ऐसे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, यहाँ पे 17 का 289 मालूम है, लेकिन हम ऐसे कंसीडर करके चल रहे कि उस केस में जब पता नहीं है तो ये थोड़ा आसान बना देता है। तो 17 प्लस 8 तुरंत कर पाएंगे ना हम लोग, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25x इंटू 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9x, और 25 9 जा कितना होता है 25 9 जा 15 होता है 25। ऐसे सोचो 25 का टेबल अगर 10 बार पढ़ते 25 10 जा कितना आता 250 आता, लेकिन हम 9 बार ही पढ़ रहे हैं तो उसमें 25 कम करना पड़ेगा, 250 में कितना हो जाएगा 225, और x इंटू एक्स, आया बात समझ में। और ये किसका वैल्यू निकल रहा b स्क्वायर का, तो यहां पे b हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो 225 और साथ में x का स्क्वायर, हाँ या ना।
तो b इज इक्वल्स टू, अब 225 को एग्जैक्ट याद होना, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का स्क्वायर रूट वापस 15, यहाँ 15 हो जाएगा, और x डबल है, और देखो यहाँ पे इंटू है कि नहीं, फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए ये भी, ये 15 का स्क्वायर है तो 15 भी 2 बार है, x भी 2 बार है, 2 टाइम्स है, इसलिए 15 भी निकल पा रहा है, x भी निकल पा रहा है, 15x आया, तो b का वैल्यू कितना आया 15x, कितना आया, तो इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट 15x, हाँ या ना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास p है, मेरे पास b है, मेरे पास h है, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने थे, फाइंड अदर t रेशियोज cos b by h, तो मेरे पास b अब है तो हम b by h निकाल सकते हैं, tan का वैल्यू होता है p by b, तो p का भी वैल्यू है, b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम कुछ ब्लैंक छोड़े थे, फाइंड अदर टी रेशियोज, जब अदर टी रेशियोज फाइंड करने का बात आता है तो अदर मतलब cos, अदर मतलब tan, cosec, sec और cot, यही निकालना है क्या, बट ये अभी फिलहाल मीनिंगलेस है क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई बात जिक्र नहीं हुआ है क्या, अब हमें ये नहीं बताया गया है कि फाइंड अदर टी रेशियोज बट विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल, विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि टी रेशियोज ये मीनिंगलेस होता है, ये डिफाइन होता है सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए, दीज आर मीनिंगफुल व्हेन देयर विल बी एन एक्यूट एंगल, इसके यहां पे, तो ये सब लोग एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन होता है, तो फाइंड टी रेशियोज अदर टी रेशियोज ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, ये तो हम नहीं लिखे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहां पे लिख देंगे एंगल सी तो फिर हमको निकालना पड़ेगा cos c tan c, लेकिन यहां पे लिखा हुआ फाइंड टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, और यहां पे c लिख देते ना तो फिर c के रिस्पेक्ट में निकालना होता, और उस केस में यहां पे c कंसीडर करते, जब हम लोग साइन थीटा निकाल रहे होते, दैट इज साइन c निकाल रहे होते, तो हमको लिखना पड़ता 15x, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है ना p by h, तो c के रिस्पेक्ट में p कौन बनेगा, एक्चुअली में ये 15x p का काम करता, तो यहाँ पे 15x लिखते, हाँ या ना, और h का काम तो 90 डिग्री के सामने वाला ही करता है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 15/17 आता, लेकिन यहाँ पे हमको c के रिस्पेक्ट में नहीं निकालने के लिए बोला गया, हमको a के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल a, मतलब जो भी टी रेशियोज है a के रिस्पेक्ट में ही निकालना था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि साइन a दे दिया, मतलब a के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, बोलेगा कि c के रिस्पेक्ट में निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको p इसको कंसीडर, b उसको कंसीडर करना पड़ेगा। आया बात समझ में, बोलो बोलो, चलो ठीक है, तो अब अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए निकालना है हम सभी को, सो अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए कौन कौन हो जाएगा, cos a हो जाएगा, और cos a का मतलब होता है b by h, और b by h मतलब b देखो 15x 17x, 15x 17x, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये अल्टीमेटली सिर्फ 15/17 ही आएगा क्या, ठीक है, तो cos निकल गया ना, cos तो निकल गया, अब tan निकाले, tan a ने निकालना होगा, a के रिस्पेक्ट में बोला गया, tan a p by b होता है, p by b, तो p का वैल्यू 8x, b बेस का वैल्यू 15x, x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 8/15, आ रहा है समझ में, फिर हमको cosec निकालना पड़ेगा, cosec a निकालना पड़ेगा ना, इसका वैल्यू क्या होता है, अब देखो क्या तुम्हारे पास 3 आ चुका है, साइन भी है, cos भी है, tan भी है, रेसिप्रोकल रिलेशन जो पढ़े हैं कि cosec a अगर फाइंड करना है तो 1/sin a निकाल लो ना, 1/sin a, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये sin a का रेसिप्रोकल है क्या, ये वाला ये sin a का रेसिप्रोकल है, तो sin a का वैल्यू 8/17 और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec a निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं अगर निकालना है तो cosec a का फॉर्मूला वैल्यू क्या होता है, h by b होता है, h by p होता है क्या, h by p होता है, तो h का वैल्यू बोलो ना, h का वैल्यू 17x और p का वैल्यू
8x, तो x x कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली वही आ गया ना 17/8। साइन का उल्टा 8/17, 17/8। ठीक है, तो कॉसेक ए निकालना है तो साइन ए को देखो कि वो कितना है, उसका उल्टा कर दो, कॉसेक ए मिल जाएगा। यही तो हम लोग पहला, आज का पहला टॉपिक था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। और कॉसेक के बाद हमें निकालना होगा सेक, सेक ए निकालना होगा, तो हम तो कॉस को देखेंगे ना, कॉस को। कॉस का वैल्यू 15/17 है, तो 17/15 कर दो, कॉस का उल्टा करने से सेक मिलता है। कॉट ए का वैल्यू जानने के लिए टैन का वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा, ये 8/15 है, तो ये 15/8 हो जाएगा। आया बात समझ में? कॉपी करो। Then find other TDCs of angle A. अभी इस इक्वेशन को हम दोबारा बनाने वाले हैं, पर कैसे देखो। इफ साइन ए यहां लिखा हुआ था, इफ साइन ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड अदर TDCs ऑफ एंगल ए। कैसे? तो लिखेंगे यहां पे कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8/17। हम लोग जानते हैं कि साइन ए जो होता है, अच्छा यहां लिख लेते हैं कि साइन ए जो होता है वो P/H होता है, तो देयरफॉर इसका मतलब P/H जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/17, लिख सकते हैं कि नहीं? तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे कि P का वैल्यू 8, H का वैल्यू 17। यहाँ X वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं कर रहे हैं ना हम, किए नहीं। और ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पे A होगा, B और यहाँ C। तो P का वैल्यू 8 मतलब ये 8, H का वैल्यू 17 तो ये 17। ये नहीं पता हमें तो यहाँ बॉक्स रहने देते हैं। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये, P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। B निकालना है हमें, तो B का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर।
h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू यहाँ पे 17 दिया हुआ है, p का वैल्यू 8 है, तो 17 का स्क्वायर, p का वैल्यू 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5, 8 6 2 2, ये b का स्क्वायर निकला, b निकालने के लिए अंडर रूट 2 to 5 एंड ये 2 to 5 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, इसलिए b का वैल्यू 15 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड अदर टी रेशियोज। सो कॉस निकालना होगा, अगर हमें कॉस ए निकालना है तो ये b बाय एच होता है, तो b का वैल्यू 15 निकला है, यहाँ पे 15 लिखेंगे, b बाय एच 15/17, 15/17। टैन निकालना होगा, टैन ए ये होता है p बाय b, तो p का वैल्यू देख लो और b का वैल्यू देख लो, 8/15, 8/15। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे हम x वाला कंसीडर किए नहीं, क्योंकि ये टी रेशियो था और फिर से हमको रेशियो ही निकालना है, रेशियो में दिया हुआ था और फिर से हमको रेशियो में ही निकालना था। तो ऐसे सिचुएशन में जो x यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो b के साथ भी x आ जाएगा, और 15x 17x, तो यहाँ पे भी x आता तो वो वापस कट जाता है ना, वो पैरामीटर जो x लेते हैं हम लोग, क्योंकि रेशियो से रेशियो ही निकालना, तो वो रेशियो से रेशियो ही निकालना, तो वो जो x हम कंसीडर कर रहे थे पैरामीटर, वो तो वापस से कट जाएगा ना। क्यों कट जाएगा, क्योंकि दोबारा से हम लोग रेशियो ही निकाल रहे हैं, तो कट जाता है। इसलिए अगर हम x कंसीडर ना भी करें तो जो आंसर वो निकालने के लिए बोला है कि फाइंड अदर टी रेशियोज, हम लोग वो निकाल पा रहे बिना x कंसीडर किए हुए। पर ये बहुत टीचर इसको गलत मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर टी रेशियो के हेल्प से टी रेशियो ही निकालना है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अगर ये बोल देता है कि फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, उस केस में x कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे तो एकदम वो सही मेथड है, वो पुराना वाला, लेकिन हम ये इसलिए बता दिए कि बिना x का भी निकाला जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। आया बात समझ में? तो बिना x का भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों, कहां, कब, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जब टी रेशियो के हेल्प से हमें आगे सिर्फ टी रेशियो ही निकालना है, वहां पे ये किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक, अब होमवर्क दे देते हैं थोड़ा, है ना, होमवर्क भी सुन लो। एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाना है RS अग्रवाल का, और वो बनाना है कम से कम 20 तक, 20 तक। आ रहा है समझ में? एक्सरसाइज 10 पेज नंबर 546। देखो तो श्रुति, तुम लोग का भी वही 10 लिखा हुआ 546 में ही, हाँ ठीक है, फिर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जरा बोलना। तुम्हारा सेम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 31, सही है। तो ये 20 तक बना करके आना कल, ठीक है। RS अग्रवाल अच्छा बुक है।